नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है और कौन सी अफवाह है। साथ ही में हम आपके लिए दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज लेकर आते हैं और आज भी हम आपके लिए एक खास मेहमान को लेकर आए हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर फहीम यूनुस, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के और संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी मुद्दे की जो चर्चा में है और वो है टीकाकरण। अब दूसरे फेज का यानी कि दूसरे दौर का टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इसमें करीब कोशिश ये की जाएगी कि 60 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को टीका लगे और 45 के पार के गंभीर बीमारी वाले लोगों को ये वैक्सीन लगाने का काम किया जाए। अब ये हमें इस वक्त नहीं पता है कि गंभीर बीमारी की श्रेणी कौन सी है, लेकिन सरकार की तरफ से तय किया जाएगा, एक लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद कहा यह जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20 गंभीर बीमारियां ऐसी होंगी जिनसे हमें इस कैटेगरी में डाला जाएगा कि आप 45 के बाद भी टीका लगा सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि करीब 10,000 सरकारी और 20,000 निजी केंद्र होंगे जहां पे ये टीके लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में तो आपको वैक्सीन मुफ्त मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसको आपको खरीदना पड़ेगा और हो सकता है कि इसकी कीमत करीब 300 रुपए के आसपास हो। और वजह इसकी यही है कि 300 रुपए इसकी कीमत है और निजी प्राइवेट सेंटर भी इस पे ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। रजिस्ट्रेशन की तारीख के बारे में अभी कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाएगा। कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आप रजिस्टर कर सकें और जब लिस्ट बनेगी उससे सरकार जो है उससे मेल करके आपके कहा जा रहा है पोल रिकॉर्ड से भी मेल करेंगे और उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन आखिर ये वैक्सीन का पूरा सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में हमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं उन्होंने और जानकारी दी है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। So we are looking at as many as we. हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे। टारगेट हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग खुद से टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए टारगेट 25 करोड़ या उससे ज्यादा रह सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग खुद टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आक्रामक रणनीति बनाने और जरूरत से ज्यादा जानकारियों पर काबू पाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा हिचक पैदा हो रही है। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देश के कई राज्यों में फिर से मामले बढ़ रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हम मामलों के बढ़ने पर लगाम लगा पाएंगे। इसलिए सिर्फ लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी ही नहीं है, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करना है। इस वैक्सीन के मिलने और पेमेंट का सरकार की तरफ से तंत्र तैयार किया जाएगा। मेरे ख्याल में सरकार कंपनियों से लेकर इसे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में देगी, चाहे वो निजी हो या सरकारी, ताकि जवाबदेही बनी रहे और किसी तरह का गलत इस्तेमाल ना हो, जैसे नॉन प्रायोरिटी ग्रुप के शख्स को देना या ब्लैक मार्केटिंग। कीमत ज्यादा नहीं होगी, इसकी कीमत वैसे ही 300 के आसपास है। वैसे भी निजी क्षेत्र के कई अस्पतालों ने आगे आकर कहा है कि वो कम से कम कीमत लेंगे, सिर्फ रखने बांटने में आने वाले खर्च वसूलेंगे, जैसे कि सिरिंज की कीमत, लगाने वाले का खर्च वगैरह। अस्पताल भी इसका हिस्सा बनने के लिए इच्छुक है, इसलिए ज्यादा कीमत नहीं वसूलेंगे। हर वैक्सीन केंद्र में कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों में से एक दी जाएगी। अब अगर आप किसी केंद्र में जाएंगे आपको वही वैक्सीन मिलेगी। ज्यादा विकल्प देने में असमंजस पैदा हो सकता है। अभी भी हमारे पास सप्लाई मांग के मुकाबले कम है, इसलिए लोगों को चॉइस दे पाना मुमकिन नहीं। चॉइस बाद में भी लोगों के पास होगी जब और दूसरी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होने लगेंगी। Are working on providing a continuous stock of vaccinations. तो वैक्सीनेशन ड्राइव जल्द ही शुरू होने वाली है और ये एक अच्छी बात है। इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर फहीम यूनुस हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए से, एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ भी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यूनुस। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अगर एक वक्त आता है जब भारत में काफी सारी वैक्सीन आ जाती हैं और वो प्राइवेट जरिए से हमें मिलती है, मार्केट में अवेलेबल है, तो किस तरीके से कोई इंसान, कोई शख्स चुने कि हम कौन सी वैक्सीन लें?
मुश्किल सवाल है। दो तरह के जवाब हैं इसके। आइडियल स्टेट में अगर तो वैक्सीन वैसे ही है कि जैसे बाजार से जाके कोक या पेप्सी खरीदनी है, तो मैं ये कहूंगा कि जो फाइजर या मोडर्ना की वैक्सीन हैं ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको वो नहीं मिलती तो एस्ट्राजेनेका सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं मिलती तो कोई भी तीसरी प्रायोरिटी, जो कि हम जिनको ओल्ड फैशन वैक्सीन कहते हैं, कि जिसके अंदर साइनोवैक, साइनोफॉर्म चाइना की बनी हुई, या मेरा ख्याल है कि जो इंडिया की अपनी वैक्सीन है वो भी उसी वायरल एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो वो थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये है आइडियल अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन इन जनरल आई डिस्करेज वैक्सीन शॉपिंग। वो इसकी वजह यह है कि जो आज है वो उससे बहुत बेहतर है जो 3 महीने बाद हो सकता है। तो मैं टिपिकली लोगों को ये कहता हूं कि जो भी वैक्सीन आपकी गवर्नमेंट अप्रूव करती है और आपको अवेलेबल है, जो आप आज लगवा सकते हैं, वो आप लगवा लीजिए। उसकी रीजन ये है कि 99% ऑफ दीज वैक्सीन आर सेफ, इनका नुकसान शायद कोई नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। और अगर 3 महीने के बाद आपको फाइजर मिल जाए तो मोस्ट लाइकली आप वो लगवा लीजिएगा, लेकिन आज जो आपको अवेलेबल है बेस्ट है कि आप वो लगवा लें। बिल्कुल, तो जो मिल रहा है उसे लगवा लीजिए। आप हमारे साथ बने रहें डॉक्टर यूनुस, क्योंकि हम एक बात जिस पर रोशनी डालना चाहते हैं वो दूसरी लहर की भी है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भारत में कुछ राज्यों में अब जो मामले हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र के नंबर्स हमें ये बता रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये दूसरी लहर की शुरुआत है। आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र के आपको नंबर्स दिखा रहे हैं 10 मार्च से लेकर के 25 फरवरी तक के। 12 सितंबर जब पीक कर रहा था पहली लहर के दौरान, रिकॉर्ड मामले तब 24,000 से ऊपर, लगभग 25,000 के पास थे, और अब एक बार फिर से ऊपर जाने लगे हैं। आप एंड में देख सकते हैं वो कर्व जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। 8,807 मामले 25 फरवरी के रजिस्टर किए गए हैं। तो ये चिंता की बात हो गई है हमारे लिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं है, दूसरे राज्यों में भी देखा जा रहा है। पंजाब में भी ऐसे ही कुछ देखा गया है। नंबर्स अगर हम आपको पिछले कुछ दिनों के दिखाएं, अगर दिन के हिसाब से दिखाएं, तो ये पता चल रहा है कि कर्व ऊपर जा रहा है। ये पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। तो ये चिंता हमारी बढ़ा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में एक बार फिर से नंबर बढ़ने की वजह से भारत में दूसरी वेव ना आ जाए। ये हम आपको डेली नंबर्स दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के। देख सकते हैं आप बार के जरिए कैसे हर दिन इन नंबर्स में इजाफा हो रहा है। ये डेली नए केसेस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं उसके नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर फहीम यूनुस जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यूनुस, अगर ऐसा होता है कि ये नंबर्स बढ़ते रहते हैं तो क्या ये हमारे लिए दूसरी वेव या दूसरी लहर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, जब तक ये वायरस गया नहीं है हर तरह का रिस्क मौजूद है। हमें इससे एहतियात करनी चाहिए और खौफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारी बेसिक रोजाना की जिंदगी है वहां से ये वायरस फैल रहा है। अगर शादी के फंक्शन पे 100 लोग आ रहे हैं, या अगर ऑफिस में पार्टी हो रही है, या अगर हम इस वायरस का मजाक बना रहे हैं और हम बिल्कुल मास्क नहीं पहन रहे, तो इस वायरस को कोई फिक्र नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, वो उसकी पॉकेट्स चलती रहेंगी। तो मेरा ख्याल है हमें कंसिस्टेंटली इसके खिलाफ मिलके वो सारी प्रिकॉशंस करनी है, खास तौर पे कि अब इतनी दूर हम आ गए हैं इस पैंडेमिक में कि अब तो वैक्सीन बहुत करीब है। एक दफा वैक्सीन हो जाए उसके बाद आसान हो जाएगा सब, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती बिल्कुल रिस्क है कि कोई सेकंड वेव आ सकती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब नए स्ट्रेन, नए वेरिएंट भी मिल रहे हैं, भारत में भी रिपोर्ट किए गए हैं डॉक्टर। तो ये खतरा बढ़ाता है क्या? देखिए, ये तो होना ही होना था। हमें पता है इतनी ग्लोबल ट्रैवलिंग हो रही है, ये वायरस का पता, स्ट्रेन का पता हमें बाद में चलता है, वो ट्रैवल पहले कर चुका होता है। जिस तरह आप देखिए कि पिछले साल के फरवरी में वायरस तो ट्रैवल कर चुका था पूरी दुनिया में, लेकिन हम अब टेस्टिंग बाद में आई है, हमें टेस्ट ही नहीं थे उस वक्त। जब तक टेस्टिंग आई तो वायरस सब मुल्कों में पहुंच गया था। ये एग्जैक्टली वही स्टोरी रिपीट हो रही है। अब वो वेरिएंट्स दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, लेकिन इन वेरिएंट्स का क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में अभी हम मुकम्मल तौर पे नहीं जानते। B117 जो इंग्लैंड से आया है वेरिएंट, उसके बारे में तो हमें पता है कि उसकी ट्रांसमिशन, उसके फैलने की एबिलिटी ज्यादा है, लेकिन बाकी वेरिएंट्स के बारे में हम कम जानते हैं। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है अभी कि हम एहतियात करते रहें, क्योंकि ये पैंडेमिक अनफोल्ड हो रही है, इसका हर एक नया चैप्टर आ जाता है हर 2 महीने के बाद।
बिल्कुल। और स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ये जो वेरिएंट्स हैं या स्ट्रेन्स हैं ये पहले भी मिल चुके हैं, जून जुलाई में मिले थे भारत में, तो क्या ये तब से मौजूद थे या फिर ये दोबारा आए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो कि दिमाग में आते हैं, आदमी पूछना चाहता है लेकिन शायद इनके जवाब नहीं मिल पाते क्योंकि हमारे यहाँ जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वो बहुत कम हो रही है, नाकाफी है। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगेन एक गैस ही दिया जा सकता है इसके ऊपर, क्योंकि जब तक हम 30-40% जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हमें प्रॉपर अंदाजा होगा। और 30-40% तो यूके में भी नहीं हुई और डेनमार्क में भी नहीं हुई। यूके में 10% के करीब हुई, अमेरिका में 1% के करीब, 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई। सो जब इतने छोटे नंबर हैं तो आपको फिर कुछ डाटा ट्रायंगुलेट करना पड़ता है, आपको कुछ कनेक्ट करने पड़ते हैं डॉट्स। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसके बारे में एहतियात करनी चाहिए। और अब ये कैपेसिटी और एबिलिटी और रिसोर्सेज की बात है कि क्या एक कंट्री अपना सारा रिसोर्स वेरिएंट्स के ऊपर लगा दे या वही रिसोर्स वैक्सीन्स पे लगाए या वही रिसोर्स प्रॉपर मैस कम्युनिकेशन पे लगाए। तो अगर आप मेरे से पूछें तो शायद बेस्ट ये है कि गुड मैस कम्युनिकेशन और वैक्सीनेशन, यहाँ रिसोर्स लगाने चाहिए और ये अस्यूम कर लेने चाहिए कि वेरिएंट्स हैं और हमें उनको खत्म करने का तरीका तो वैक्सीन ही है। सो परहैप्स इफ देयर आर रिसोर्स लिमिटेशंस, आई वुड प्रायोरिटाइज कि पहले वैक्सीन और मैस कम्युनिकेशन। बिल्कुल, तो वेरिएंट से एहतियात बरतें, उससे खौफ ना रखें, ये जरूर अहम हो जाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। और डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। डॉक्टर गर्ग, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं जो शौर्य ने भेजा है। मेरा नाम शौर्य है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल है कि यूके का जो नया वेरिएंट है उसका बच्चों पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर शौर्य, आपका सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नया वेरिएंट मिल रहा है ये बच्चों में इन्फेक्टिव हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा होगा पर सीरियसनेस ज़्यादा नहीं होगी। तो पहले अभी जो पुराना वेरिएंट था वो बच्चों पे असर नहीं करता था, तो इसलिए हमारी वैक्सीन भी बच्चों के लिए नहीं थी, परंतु ये नया वेरिएंट बच्चों पे असर कर सकता है। राइट, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो अंशुल ने भेजा है दिल्ली से। नमस्ते, मेरा नाम अंशुल है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमने देखा है कि लोगों को सरफेस ट्रांसमिशन के डर से हर चीज साफ करने की आदत पड़ गई है। किसी भी चीज को छोड़ने से पहले एंजाइटी होती है। क्या अभी भी हर चीज को बार बार साफ करना सही है? डॉक्टर डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी भी हमने ये मान के चलना है कि कोविड-19 वायरस हमारे यहाँ से गया नहीं है और किस रूप में वापस आ सकता है। आप देखेंगे कि बारी बारी से अलग अलग राज्य से केसेस आ रहे हैं, तो हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और चीज़ों की देखभाल करना बिना किसी एंजाइटी के, ये हमारी एक अंदर एक प्रोटोकॉल के रूप में आ जाना चाहिए कि हमने उसको हर एक चीज़ को साफ करना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोने हैं, मास्किंग करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और जिस जिस चीज़ को आप टच कर रहे हैं उसको सफाई से रखना है। डॉक्टर, यहाँ इस सवाल का एक एंगल एंजाइटी का जो है उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, अब कहीं ना कहीं ये ऑब्सेसिव सा हो गया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सी एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये एंजाइटी जो है, एंजाइटी तो डिजीज को लेके थी, परंतु ये जो है हमें किसी भी चीज को लेके हाइपर नहीं होना, एक बैलेंस एटीट्यूड रखना है, परंतु एक हमारी प्रोटोकॉल होनी चाहिए कि जैसे कि हम ये नहीं कि हर 2 मिनट में अपना मोबाइल साफ करें या टेबल कॉम साफ करें हर 1 मिनट में, ये नहीं हमने, परंतु ये है कि जैसे आप ऑफिस में आए, आपका फोन जो है या आपकी टेबल जो है वो प्रॉपरली सैनिटाइज है कि नहीं है,
आपके घर में भी इसी तरह से किसी ने छींका तो आपने लापरवाही भी नहीं बदलनी, परंतु एक बैलेंस एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम प्रॉपरली हम अपनी चीजों की देखभाल भी कर सकें। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो काफी उल्टा भी हो गया, क्योंकि ढिलाई काफी सारी हो गई है, तो हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है, बिना हाइपर या एंशियस हुए इस तरीके से हमने अपनी चीजों की देखभाल करनी है। बहुत जरूरी बात आपने बताई। शुक्रिया डॉक्टर, आपने हमारे व्यूअर्स के कंफ्यूजन को दूर किया, उनके सवालों के जवाब दिए। थैंक यू। चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।